वेलकम टू नीतीश यादव क्लासेस। और दोस्तों आज आपके लिए मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ BANC 104 एंथ्रोपोलॉजी का ये सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर ना मैंने जो मोस्ट रिपीटेड 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। उसके अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि जैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेम 5 क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो रहे हैं, तो 5 क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको वन शॉट के अंदर पूरा कवर कराऊंगा आपकी इस बुक को। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स एम एंड स्कोप। ठीक है। एक बार एम करके आया था, दूसरी बार स्कोप करके आया था। तो उस दोनों को एक ही साथ कवर किया है और ये जून 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2023 और जून 2023 में रिपीट हुआ है। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग एक बार देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और अगर इसके नोट चाहिए हो तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो सबसे पहले जो देखो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट फोकस ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन थ्रू आउट द फॉसिल रिकॉर्डेड। इट कंबाइन प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी to understand how modern human Homo sapiens have evolved over million of years. This word is derived from three words: paleo, that means ancient, or anthropos मतलब human, and logos that is study। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी ना एक ब्रांच है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जो ह्यूमन ओरिजिन और एवोल्यूशंस को स्टडी करती है विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। मतलब जो भी एवोल्यूशन आए हैं, किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, और इसके अंदर ना जो प्रिंसिपल यूज होते हैं वो आर्कियोलॉजी, मतलब जो अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं ह्यूमन के, जो बोन्स वगैरह होते हैं, देखते हो ना उनके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो उसी से मतलब उसके क्या कहते हैं, उसका स्टडी किया जाता है और फिर देखा जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। अब देखो मेन एम और स्कोप क्या होता है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी का, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। पहला इसके अंदर क्या है कि देखो जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब पैलियो एंथ्रोपोलॉजी ये भी ह्यूमन ओरिजिन्स को स्टडी करती है। तो ओरिजिन्स को कैसे स्टडी करोगे, जब आप उनके फॉसिल्स को स्टडी करोगे। तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एनालाइज स्केलेटन रिमेन्स सच एज स्कल, जॉ, टीथ एंड बोन्स टू ट्रेस द एनाटॉमिक चेंज इन होमोनॉइड्स ओवर द टाइम। होमोनॉइड्स दोस्तों वो जो पहले इंसान थे ना, जो इंसानों के अंदर भी कई सारे स्पीशीज थे। एक तो होमोसेपियंस जो हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, और एक होमिनिड्स जो पहले थे, जिनके चिन्ह के अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है। इसका भी क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ में कवर हो रखा है, तो मैं उसके अंदर आपको इसको अच्छे से बताऊंगा। तो बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, मतलब जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं स्केलेटन रिमेन्स, स्कल्स, जॉस, इन सभी को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर एनाटॉमिक मतलब जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है ओवर द टाइम उसको पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, the field aim to reconstruct the evolutionary tree by identifying different human ancestors like Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, neanderthals एंड मॉडर्न होमो सेपियंस। ठीक है। तो बेसिकली जो एवोल्यूशन हुआ है, जो टाइप्स ऑफ मतलब ह्यूमन के एंसेस्टर माने जानते हैं, ऑस्ट्रोलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो एरिक्टस, और ये क्या है नेंडरथल्स एंड मॉडर्न होमो सेपियंस। Dating fossils and sites. It involves the use of absolute like carbon dating and relative dating methods like stratigraphy to determine the age, fossils and archaeological sites। ठीक है। तो जो कार्बन डेटिंग होती है ना, जिससे पता चलता है कि कितना पुराना है, और रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है कि ये ना स्टडी किया जाता है कौन सा फॉसिल्स कितना पुराना है। बेसिकली इसके अंदर टाइम नहीं बताया जाता, बट बताया जाता है कि कौन सा कितना पुराना है, और उससे ना एक वो क्या कहते हैं हायरार्की बनाई जाती है कि ये पहले आया होगा, इसके बाद ये आया होगा। ठीक है। तो डेटिंग फॉसिल्स एंड साइट्स। इसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शंस हेल्प अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड हैबिटेट इन विच अर्ली ह्यूमंस लिव्ड, विच प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग एवोल्यूशनरी एडप्शन। ठीक है। तो एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है कि जब आपको पता चलता है कि किस तरह के ह्यूमंस रहे होंगे, तो उनसे आप ना एक हैबिटेट्स का भी अंदाजा लगा सकते हो, क्लाइमेट, वेजिटेशंस जिसके अंदर अर्ली ह्यूमंस लिव्ड रहे हैं। ठीक है। तो एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन भी एक पॉइंट है इसका। कल्चरल एवोल्यूशन,
study not just the biological but also cultural developments like tool making, use of fire and early art of burial practices. अब इसका देखो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा कि टूल मेकिंग, उसके कुछ टूल्स मिले थे, ठीक है। यूज ऑफ फायर, ये जो एशेज के रिमेन मिले थे ना, कुछ आर्टिफैक्ट जब उसके रिकवर किए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो कहीं पे राख भी मिली थी। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक थ्योरी है जिसके अंदर बोला गया था, मतलब आग वगैरह के लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और बरियल प्रैक्टिसेस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जो मम्मी होती थी उसके अंदर इजिप्ट साइड में आपने देखा होगा कि वो लोग मम्मी बना के आर्टिफैक्ट्स को, मतलब जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको बरी करते हैं, और वो मतलब बिलीव करते हैं कि ये दोबारा से जन्म लेंगे। तो उसके साथ ना वो काफ़ी सारे सामान जैसे सोना चांदी भी रखते थे, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कल्चरल एवोल्यूशन को भी पढ़ा जाता है उसकी मदद से। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी overlaps with disciplines such as genetical through ancient DNA analysis, archaeology and geology to provide more accurate picture of past human। मतलब interdisciplinary nature भी होता है इसका। और इसमें क्या होता है बेसिकली ना, ये जैसे जेनेटिकल चेंजेस आए ना थ्रू आउट द टाइम, उसको भी स्टडी किया जाता है और पास्ट के ह्यूमन की एक पिक्चर प्रोवाइड किया जाता है। आइडेंटिफाई ऑफ होमोनाइड स्पीशीज, होमोनाइड्स, ठीक है। तो पहले एक बार होमोनाइड्स के बारे में आप लोग जान लीजिए ताकि आपको आसानी हो। होमोनाइड्स encompass all modern and extinct great apes including humans, chimpanzees, gorilla and orangutans along with their immediate ancestor। अब देखो बेसिकली होमोनिड्स क्या है ना, कि ये जितने भी एक्सटेंस, मतलब माना जाता है ना कि हमारी जो उत्पत्ति है वो भी हमारे एंसेस्टर्स कुछ गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सभी के टाइप्स में रहे होंगे, क्योंकि इनसे हमारा डीएनए वगैरह भी थोड़ा बहुत मैच होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे होमिनिड्स के, होमिनिड स्पीशीज इंक्लूड होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, ठीक है। होमो निएंडरथैलेनिस, ठीक है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रलोपिथेकस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज बेस्ड और कार्नियल कैप्टिविटी, जॉ स्ट्रक्चर, लोकोमोशंस, मतलब बाइपेडलिज्म एंड अदर ट्रेड्स, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमिनिड स्पीशीज, मतलब बेसिकली जो भी ह्यूमंस की स्पीशीज अभी तक रही हैं उनकी स्पीशीज का पता लगाया जाता है। एड्रेसिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी, अब ह्यूमन डाइवर्सिटी से तो आप लोग समझ सकते हैं कि इट एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन हैव पॉपुलेटेड, इवॉल्व एंड डिस्पर्स्ड अराउंड द वर्ल्ड, गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी। मतलब जो भी चेंजेस थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द डेकेड्स आ रखे हैं, तो उसको भी एड्रेस किया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है बेसिकली। कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन लिख दीजिएगा लास्ट में। आई होप इतने सारे पॉइंट्स की मदद से आप लोग आंसर क्रिएट कर लेंगे। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज essential for understanding who we are and where we come from by studying ancient human fossils and the environments in which they lived. This field help reconstruct the complex journey of human evolution. It's not only reveal the biological change but also development of behavioral and cultural, providing a holistic view of our ancestor life। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम कौन हैं और हम कैसे आए, ठीक है। और ये हमारे ओरिजिन को और जो भी एवोल्यूशन है थ्रू आउट द ईयर उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। ह्यूमन फॉसिल्स और जो एनवायरनमेंट्स में हम लोग रहे हैं, और ये ना रिकंस्ट्रक्ट भी करता है जिस एनवायरनमेंट से हम लोग इवॉल्व हुए हैं बेसिकली। और ये सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस को भी नहीं दिखाता बल्कि बिहेवियर और कल्चरल चेंजेस को भी दिखाता है। कल्चरल का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वो जो बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरीके से डेड बॉडीज को बरी किया जाता था। और इसके अलावा ये हमारे लाइफ्स के बारे में भी बताता है, जैसे यूज ऑफ टूल्स, फायर एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोग को ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजी ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप लोग इसे लिख लेंगे। और दोस्तों अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला है व्हाट आर डेटिंग मेथड्स, ब्रीफली डिस्कस रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। और ये भी लगभग देखो हर बार क्या कहते हैं रिपीट हुआ है, कभी एब्सोल्यूट आया है, कभी रिलेटिव आया है, कभी रिलेटिव फिर एब्सोल्यूट। तो इस बार चलो गेस करते हैं कि रिलेटिव ही आएगा, ठीक है। हाँ रिलेटिव पे करते हैं, चलो रिलेटिव ही आएगा।
Dating methods are scientific technique used to determine the age of fossil, artifact and archaeological site. This method helps paleoanthropologists build timeline for human evolution and correlate fossils with historical period. Dating technique are broadly categorized into relative and absolute dating. तो बेसिकली ये डेटिंग वो डेटिंग नहीं है जो हम लोग समझते हैं, ये आर्टिफैक्ट साइंटिफिक टर्म है जो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं इनकी एज को, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेथड्स होते हैं इनसे जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं और कोरिलेट फॉसिल्स, मतलब जो रिलेटिव होती है, रिलेटिव डेटिंग होती है उसके अंदर क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि पहले कौन सा है और इसके बाद ये आया होगा। इसके अंदर के जो टेक्निक्स होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो ये एब्सोल्यूट होता है इसके अंदर हम बेसिकली डेट का पता लगाते हैं, जैसे वो कार्बन होता है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है एक टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से। तो चलिए रिलेटिव डेटिंग मेथड को पढ़ते हैं। रिलेटिव डेटिंग डज नॉट गिव अ स्पेसिफिक कैलेंडर एज बट प्लेसेस फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स इन अ सीक्वेंशियल रिलेटिव टू वन अनदर। तो बेसिकली इसके अंदर रिलेशन लगाया जाता है एक सीक्वेंस का कि पहले ये आया फिर इसके बाद ये आया। तो आई होप रिलेटिव नाम से भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं उसमें आता है स्ट्रेटिग्राफी। Based on the law of superposition, older layer of Earth are found below newer layers. Fossils in the lower strata are considered older. तो बेसिकली देखो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड होता है और जो ओल्डर लेयर ऑफ अर्थ होती है ना वो न्यूअर लेयर के नीचे पाई जाती है, और जो ओल्डर लेयर के अंदर मान लो जो भी आर्टिफैक्ट्स पाया जाएगा ना उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो पहले से है, और जो ऊपर पाया जाएगा वो उससे पहले से है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटिग्राफी। दूसरा है फ्लोरीन डेटिंग। बोन्स बरीड इन द सेम एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब फ्लोरीन ओवर द टाइम। द मोर फ्लोरीन इन अ बोन द ओल्डर इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग फॉसिल्स एट द सेम साइट। अब बेसिकली मानो किसी साइट के ऊपर ना कोई वो मिला है, मतलब किसी आदमी का कंकाल स्केलेटन मिला है हमें एग्जर्वेशन के दौरान। ठीक है, तो उसके अंदर अगर फ्लोरीन की मात्रा किसी एक बोन के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि जब उसको मिट्टी के अंदर दफन करते हैं या मिट्टी के अंदर वो दब गई हो, तो जिस उसके अंदर का जो फ्लोरीन रहता है वो अब्सॉर्ब हो रखा होगा एनवायरनमेंट से। तो उसके अंदर जिस बोन के अंदर जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना फ्लोरीन की, वो उतना ज्यादा ओल्डर होगा, और जिसके अंदर कम होगी वो नया होगा। ठीक है, और इसके अलावा है बायोस्ट्रेटिग्राफी। यूजेस नोन एज ऑफ एनिमल स्पीशीज कॉल्ड इंडेक्स फॉसिल्स टू एस्टिमेट द एज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन रिमेन्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि इससे ना एजिस का पता लगाया जाता है इंडेक्स फॉसिल्स की, मतलब एस्टिमेट एज क्या रही होगी इस रिमेन की। और अगला है टाइपोलॉजी। इन आर्कियोलॉजी चेंजेस इन आर्टिफैक्ट स्टाइल्स लाइक टूल्स और पोट्री हेल्प डेट एसोसिएटेड मटेरियल्स। अब बेसिकली ना मानो कि किसी सिविलाइजेशन के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे टूल्स हो गए या पॉटरीज हो गई, तो उसके अंदर ना जो चेंज ऑफ स्टाइल आता है ना, तो इससे मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस टाइम में डेवलप की हो गई होगी। ठीक है, अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि स्टोनेज था ना, तो स्टोनेज के अंदर तो स्टोन से मिली हुई चीजें होंगी सारी, लेकिन जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आया तब कॉपर वगैरह का भी यूज होता था ना, तो तब तो कॉपर की भी पॉटरीज वगैरह मिलती थी। तो इससे ना हम एक डेट एसोसिएशन लगा सकते हैं कि ये कौन से सदी का होगा। अब आता है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। एब्सोल्यूट डेटिंग gives a calendar age or a specific time frame often using radiometric techniques। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ना टाइम का पता लगाया जाता है, जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होता है कि ये कौन से कैलेंडर एज और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का है, और इसके अंदर रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग C14, यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल अप टू 50,000 ईयर्स। मेजर द डिके कार्बन 14 आइसोटॉप्स इन वन लिविंग मटेरियल। तो बेसिकली कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, एक C12 होता है और एक C14 होता है। 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये मास जो डिफरेंट होते हैं, तो ये आइसोटॉप्स होते हैं, और एक आइसोबार होता है। आई होप साइंस के स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग तो ये शुरू से पढ़ते हुए आए हो। तो ये 50,000 ईयर्स ओल्ड जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनके डेट के मतलब डेट को पता लगाने में यूजफुल होती है C14 रेडियो कार्बन डेटिंग। पोटेशियम आर्गन डेटिंग सुटेबल फॉर वॉल्केनिक रॉक ओवर 100
1 lakh मतलब 1 lakh years old, often used to date hominid fossil in East Africa. अब देखो ये जो सुटेबल फॉर वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं ना, तो उसमें पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज होता है, और ये लगभग 1 लाख साल पहले जो भी मतलब फॉसिल्स होते हैं उनके उस डेट्स को पता लगाने के लिए यूज होता है. यूरेनियम सीरीज डेटिंग applied to calcium carbonate materials like cave deposit and bones, useful in dating fossils from 10,000 to 500,000 ईयर्स ओल्ड. यूरेनियम सीरीज डेटिंग होती है, और इसके अंदर ना देखो कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल्स और जो लाइक केव डिपॉजिट, इनके ऊपर लगाया जाता है इनको, और फिर इससे फॉसिल्स के मतलब एज का अंदाजा लगाया जाता है. और अगला है थर्मो ल्यूमिनेसेंस. ठीक है. डेट्स ऑब्जेक्ट लाइक बर्न स्टोन्स और पॉटरी बाय मेजरिंग लाइट रिलीज व्हेन हीटिंग. तो बेसिकली थर्मो देखो नाम से भी क्लियर होता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके ऊपर ना हीट रिलीज की जाती है, और इसके मतलब इससे ना मेजर किया जाता है कि इससे कितना डेट मतलब पुराना हो सकता है. अगला है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR, यूजफुल फॉर डेटिंग टूथ इनेमल्स एंड क्वार्ट्ज ग्रेन्स, इफेक्टिव इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियन ऑफ ईयर्स. बेसिकली ये जो टीथ वगैरह मिलते हैं ना स्केलेटन्स के अंदर से, या क्वार्ट्ज के जो ग्रेन होते हैं, ये उसके मतलब ईयर का पता लगाने के लिए यूजफुल है. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. कंक्लूजन क्या है? डेटिंग मेथड्स आर इसेंशियल टूल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट व्हाइल रिलेटिंग डेट्स. Relative dating helps place an object in sequence. Absolute dating provides more precise timeline. Together they allow scientists to understand the chronology of human evolution, the development of culture and environment changes over a million of years. Accurate dating forms the backbone of paleoanthropological research. तो बेसिकली देखो डेटिंग मेथड क्या है? एक टूल है जो रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है पास्ट को. रिलेटिव डेटिंग एक सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करती है, और जो एब्सोल्यूट डेटिंग होती है वो एक प्रिसाइज टाइमलाइन बताती है, और इससे ना मिला के साइंटिस्ट मतलब अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को, और डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर. ठीक है. एक्यूरेट डेटिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च. तो बेसिकली पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? मतलब जो फॉसिल्स होते हैं और एवोल्यूशंस होते हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग. तो ये डेटिंग मेथड से ही तो पॉसिबल हो रहा है ना. अगर आपको पता ही नहीं कि कौन से सीक्वेंस में है, तो एवोल्यूशन कैसे पढ़ोगे? एवोल्यूशन के लिए सबसे जरूरी तो होता है कि आपको सीक्वेंस पता हो. तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा. और इसके अंदर ना देखो ये क्वेश्चन यही रिपीट करते हैं, चाहे आप क्वेश्चन पेपर को देख लेना, तो वन शॉट वीडियो इनफ होगा आप लोगों के लिए. अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर देना. डिस्क्राइब होमो इरेक्टस फीचर टूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. तो बेसिकली होमो इरेक्टस मींस अपराइट मैन. ये वो लोग थे ना जो मतलब क्या कहते हैं, सीधे खड़े होते थे बेसिकली. Is one of the most successful and long-lived species in the human evolutionary tree, first appearing around 1.9 million years ago. Homo erectus marks a significant evolution step during their advanced tool use, increased brain size and migration out of Africa. और इसका एक दूसरा भी मैंने निकाला था कि होमो इरेक्टस मीनिंग इरेक्ट मैन, जो मतलब सीधे खड़े रहते हैं ना, वो वाले. इज एन एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन that is possibly an ancestors of modern human Homo sapiens. This species came to an existence about 2 million years ago and spread from Africa to Eurasia. Homo erectus walked upright, had body proportion similar to humans, and was possibly the first human to use fire, as well as being able to hunt and live in organized group. अब बेसिकली तो चिंपैंजी वगैरह जो होते हैं ये थोड़ा ना झुक के चलते हैं, बट इरेक्टेड ये जो इरेक्टेड है ना होमो इरेक्टस, ये क्या था कि ये ना सीधे खड़े रहते हैं, जैसे अपन लोग होते हैं ना उस तरीके से. वॉक अपराइट, जैसे सीधे हम चलते हैं वैसा. और माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स थे और ये फर्स्ट अपीयरिंग भी थे, और इन्हीं लोगों ने जो ये टूल्स वगैरह हैं इनको यूज किया था, और इनके ब्रेन के साइज ना काफी ज्यादा इंक्रीज रहते थे, और ये माइग्रेट हुए थे अफ्रीका और यूरेशिया के रीजन्स में. ठीक है. अब इसके बारे में देखिए, ब्रेन साइज हैड अ ब्रेन साइज बिटवीन 900 to 1
1100 cubic centimeter, which thick skull bones and a noticeable brow ridge. Their skull was long and low with a small forehead and no chin. अब बेसिकली इनके ना जो चिन थे वो नहीं थे और स्मॉल फोरहेड था, मतलब माथा छोटा था, और ब्रेन ना इनका थोड़ा बड़ा था, और इनका स्कल भी काफी लॉन्ग एंड लो था। और इसके अलावा बॉडी, देयर बॉडी बिलो द नेक वाज सिमिलर टू मॉडर्न ह्यूमन, गुड फॉर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हम सीधे चल पाते हैं और ये चिंपैंजीज वगैरह नहीं चलते, तो इनकी बॉडी भी सिमिलर थी। बस इनमें फर्क क्या आता है कि इनका जो चिन था ना, इनकी चिन नहीं थी, फोरहेड स्मॉल था और ब्रेन बड़ा था। मैंने शायद इसकी इमेज अटैच करी होगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Tools made advanced tools like the archaeological tools like hand and axes and cleaverage. These tools were made and used for various tasks like cutting and hunting. तो ये लोग ना देखो समझदार भी बहुत थे, बड़ा दिमागी नहीं था। इन लोगों ने टूल्स भी बनाए थे, वो हैंड एक्सेस कुल्हाड़ी वगैरह हो जाती है, और क्लेवर्स, ठीक है। और ये जो टूल्स होते हैं कटिंग और हंटिंग में हेल्प करता था। अच्छा, आप लोगों ने गॉन द स्टोन एज बॉय देखा होगा ना, एक पहले डिज्नी एक्सडी पे आता था, उसके अंदर भी देखना थोड़े अजीबो गरीब दिखाए जाते हैं प्राणी, तो ये उसी में से लगभग मिलते जुलते। अब देखो इनका जो फोरहेड है छोटा है माथा, लेकिन ये जो सिर है बड़ा है। ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट इमेज जो आप लोगों को दिख रही होगी, ये पर्किंग मैन है, और ये दूसरा वाला जावा मैन है, ठीक है। जो ये बगल वाला है ये जावा मैन है, दिस वन, और ये है पर्किन मैन। फायर, they were the first to control fire, which helped them to cook food, stay safe and interact more. Basically फायर ये फर्स्ट मतलब स्पीशीज थी जिन्होंने फायर को कंट्रोल किया था। इससे क्या होता था इन्हें फायदा कि ये फूड को कुक कर पाते थे और सुरक्षित रहते थे और इंटरेक्ट कर पाते थे। बेसिकली लाइट रहती थी तो लोग गैदर होते थे, और लाइट इन्हें एनिमल से भी प्रोटेक्ट करती थी और मेक देम एबल टू विजिबल, मतलब सी इन द नाइट। Lifestyle, live in open area and caves, probably hunted in groups and ate both meat and plants. There's some sign they cooked and even cared for older or hurt individual. तो बेसिकली यही है जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस कर मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स ने भी किया, कि केव्स और ओपन एरियाज में रहे और ग्रुप्स के अंदर हंटिंग करते थे, क्योंकि बेसिकली उस टाइम जो एनिमल्स थे ना वो भी काफी ज्यादा बड़े होते थे साइज में, तो उन्हें अकेले मार पाना तो थोड़ा मुश्किल होता था, तो ग्रुप्स में हंटिंग और ये मीट्स और प्लांट दोनों को खाते थे। और ये लोग मतलब खाना भी पकाते थे और अपने जो ओल्डर और हर्टेड इंडिविजुअल्स होते थे उनकी केयर भी करते थे। वेयर दे लिव्ड, दे वर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक स्पीशीज टू लिव अफ्रीका, है ना। अफ्रीका को इन्होंने छोड़ा विद फॉसिल्स अक्रॉस अफ्रीका, एशिया लाइक चाइना एंड इंडोनेशिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप। सम फेमस एग्जांपल आर पर्किंग मैन एंड जावा मैन, ठीक है। ये दूसरा जावा है, पहला पर्किन है, मैंने शायद इसके बारे में लिखा नहीं, बट इसके फॉसिल्स मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो मेरे को याद था। Importance, Homo erectus is seen as direct ancestors to a modern human, Homo sapiens, bridging the gap between earlier human and ancestors and us. So basically ये क्या है कि इन्हें हम मानते हैं ना कि ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न ह्यूमंस के बेसिकली, और ये ना एक गैप अर्ली ह्यूमंस और एंसेस्टर्स के बीच में मतलब बनाते हैं, ठीक है। Conclusion, Homo erectus played a pivotal role in human evolution. Their ability to create tool, use fire, adapt various environment, reflect advanced cognitive skills and social organization as the first global traveler of the human lineage. Homo erectus laid the foundation for future human development, including the modern humans. अब देखो एवोल्यूशनर जो एवोल्यूशन की थ्योरी आती है ना, इसके अंदर भी बोला जाता है कि कई सारे ह्यूमंस के भी स्पीशीज थे, कई कई तरह के थे, फिर इनसे लड़ाई हुई एक दूसरे के बीच में, जिसकी वजह से कुछ लोग जो कमजोर थे वो मर गए, और जो क्या कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है हमेशा से ही, तो वही चलता आया। और ये हमारे ही एंसेस्टर्स के कुछ वो थे, और ये पहले लोग थे जिन्होंने ना ये मूवमेंट किया था, मतलब माइग्रेशन स्टार्ट किया था। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा, और अगर ना समझ आए तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्कस होमो सैपियंस अर्ली आर्केइक एवोल्यूशन फीचर्स एंड कल्चर। बेसिकली अब ये हमारे बारे में, होमो सैपियंस और मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर होमिनिन्स अराउंड 3 lakh years ago. The term Archaeo Homo sapiens
archaic Homo sapiens refers to the transitional form between the Homo erectus and anatomically modern Homo sapiens. These early humans show both primitive and modern traits and are important for understanding the path of ह्यूमन एवोल्यूशन. तो बेसिकली ये जो होमो इरेक्टस जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, ये ऊपर हैं हमारे होमो इरेक्टस, ठीक है, और जो होमो सेपियंस हम लोग हैं, इनके बीच के एवोल्यूशन की स्टडी के अंदर हेल्प करता है. आर्किएक होमो सेपियंस रिफर्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन द होमो इरेक्टस एंड एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस. तो ये हमारे बीच जो ट्रांजिशन आया ना कि होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस के बीच में, उसके बारे में, ठीक है. ये टर्म आर्कियो होमो सेपियंस यही नोट करती है. और दीज अर्ली ह्यूमन शो बोथ प्रिमिटिव, और ये जो ह्यूमंस होते हैं ना, प्रिमिटिव और मॉडर्न ट्रेड्स दोनों दिखाते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए. चलिए अब इसके की फीचर्स को देखते हैं कि हमारे बॉडी फीचर. देयर ब्रेन्स वर बिग 1200 to 1400 cc, some between Homo erectus and modern humans in trait of how strong and sturdy they were. They had smaller brow, rigid, flatter face and round skulls. Their bone below the head were thick and strong. ठीक है. Where they lived, fossils of the human have been found in Africa, Europe and Asia. Some example include the Bodo cranium from Ethiopia and Stenium skull from Germany and Narmada man from India. बेसिकली ये कहाँ रहे और इनके बॉडी फीचर्स के बारे में है. देयर लाइफस्टाइल एंड कल्चर, दे मेड टूल्स कॉल्ड मॉस्टेरियन टूल्स विच इंक्लूड फ्लेक्स, स्क्रैपर्स एंड पॉइंटेड टूल्स. ये पहले हिस्ट्री की बुकों में आता था ना कि अर्ली मैन के टूल्स जो रहते थे, फ्लेक्स, एक नुकीला पत्थर जैसा रहता था, स्क्रैपर्स एंड पॉइंटेड टूल्स. पॉइंटेड टूल से क्या होता था कि सरफेस एरिया जितना कम होता है ना, प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है, ठीक है. तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है. तो अगर देखो छोटा एरिया है ना और फोर्स ज़्यादा लगाओ तो फोर्स ज़्यादा जाता है. तो इसीलिए कभी देखना जब हम टमाटर काटते हैं ना, तो उसको कम फोर्स से काटने के लिए हम बेसिकली एक छोटा सा पॉइंटेड एज यूज करते हैं जिससे वो कट लगता है. चलिए, बिकमिंग मॉडर्न ह्यूमंस. These archaic humans eventually lead to anatomy modern humans who appear to be 200,000 to 300,000 years ago. Modern humans developed even more types of tool, art and language and complex societies. They eventually replaced other humans like species. ठीक है. अब जैसे बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि बिकमिंग मॉडर्न ह्यूमंस हम कैसे बने, उसके बारे में ये जो स्टडी होती है, तो फिर ये जो एनाटॉमी होती है ना मॉडर्न ह्यूमंस की, तो उसको स्टडी करने में हेल्प करती है. ट्रेवल एंड अडेप्टेशन. तो जो ट्रेवल है, मतलब दे स्प्रेड आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया एंड यूरोप to live in many different climatical environments. They played a big role in creating the diverse population we see today. तो देखो, ट्रेवल एंड अडेप्टेशन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले वाले थे ना, होमो इरेक्टस, इन लोगों ने भी किया था और मॉडर्न ह्यूमंस ने भी किया. दे स्प्रेड आउट टू अफ्रीका, इनटू एशिया एंड यूरोप. और जो रिमेन स्कल्स मिले थे, जैसे नर्मदा मैन फ्रॉम इंडिया और स्टेनियम स्कल फ्रॉम जर्मनी और जो बोडो क्रेनियम इथोपिया का था, तो बेसिकली उसी के बारे में बताया गया है. और ये जो देखो, ट्रैवल किस लिए करते थे कि इन सर्च ऑफ फूड और बेटर लिविंग्स. तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा. कंक्लूजन, आर्किएक होमो सेपियंस आर अ क्रूशियल लिंक बिटवीन होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमंस. अब बेसिकली ये आर्किएक होमो सेपियंस क्या है कि ये ना एक लिंक स्टैब्लिश करता है होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमंस, मतलब हमारे बीच और होमो इरेक्टस के बीच में. Their evolving anatomy, cultural abilities and adaptive skills highlight their gradual development of modern human trait. By studying their fossils and tool, we gain valuable insights in how Homo sapiens became the dominant species on the earth. और देखो, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि एवोल्यूशन की एक थ्योरी थी, मतलब काफी सारे मैन थे, लेकिन ये होमो सेपियंस ही क्यों पहुंचे? क्योंकि थोड़े इंटेलिजेंट थे और स्ट्रॉन्ग थे, इसकी वजह से. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा कि ये बेसिकली है क्या क्वेश्चन कि डिस्कस
होमो सेपियंस अर्ली आर्किएक एवोल्यूशन फीचर्स एंड कल्चर। अब देखो इसके अंदर ना अगर होमो सेपियंस पूछे तो आप क्या कहते हैं डायरेक्ट होमो सेपियंस के बारे में बताइए गया, और अगर आर्किएक होमो सेपियंस पूछे तो आर्किएक होमो सेपियंस के बारे में मैंने पूरा कवर कर रखा है, एवोल्यूशन फीचर्स एंड कल्चर। और इसके बारे में भी लिख रखा है कि बेसिकली कल्चर में आप वो टूल्स वगैरह बता देना कि कैसे एक्सेस मतलब शार्प टूल्स का यूज करते थे, और इनके फीचर्स क्या थे, जैसे बॉडी फीचर्स अभी बताया कि इनके ब्रेन बिग थे थोड़े साइज के अंदर, और ये कहाँ कहाँ रहते थे। तो आई होप आप लोग इस आंसर को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली फॉसिलाइजेशन इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल रिमेन्स आर प्रिजर्व्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। It play a vital role in paleoanthropology, providing evidence of extant species, helping us to trace the evolutionary history of human. बेसिकली फॉसिलाइजेशन क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके अंदर बायोलॉजिकल रिमेन्स मतलब जो शव वगैरह होते हैं ह्यूमंस के, उनको प्रिजर्व किया जाता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, और पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये ना हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंट्स एनिमल के बारे में। अब जैसे डायनासोर्स के बारे में इसी वजह से पता चला ना कि उनके जो फॉसिल्स मिले जो प्रिजर्व रह गए नेचर के अंदर, उससे ही तो हम पढ़ पाए कि कैसे मतलब डायनासोर्स का भी एवोल्यूशंस वगैरह हुए थे, और जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके भी। अब बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फॉसिलाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक रिमेन्स बोन टीथ एंड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड बाय रिप्लेसिंग देयर स्ट्रक्चर विद मिनरल्स ओवर द टाइम फॉर्मिंग अ फॉसिल्स। तो बेसिकली फॉसिलाइजेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है बाय प्लेसिंग देयर स्ट्रक्चर्स इन विद इन मिनरल्स ओवर द टाइम फॉर्मिंग अ फॉसिल्स। मतलब मिनरल्स के अंदर इनके फॉसिल्स को रखा जाता, डेड रिमेन्स को रखा जाता है, ऑर्गेनिक रिमेन्स को, जिससे एक फॉसिल बनता है। कंडीशन रिक्वायर्ड क्या होती है कि रैपिड बरियल टू प्रिवेंट डिके। बेसिकली ना इसको ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होने देना, उसको तुरंत दफन कर देना है। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। अब देखो ऑक्सीजन अगर होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे और ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, बट अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो पाता ब्रेकडाउन जल्दी, मतलब होता है बट ग्रेजुअली होता है बहुत कम। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन दे दोगे ना तो सपोर्टर तो वही होता है, तो उससे हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ मिनरल रिच वाटर। अब वो वाटर भी ना मिनरल से रिच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा वो डिस्टिल्ड वाटर है बेसिकली। स्टेबल एनवायरनमेंट ओवर 1000 और मिलियंस ऑफ ईयर। अब एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो उन फॉसिल्स के अंदर भी चेंज आएगा। तो कंडीशन जो होती हैं ये सारी कंडीशंस होती हैं। मेजर फॉसिलाइजेशन प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, एक होता है प्री मिनरलाइजेशन, मिनरल्स फिल्स द पोर्स ऑफ द बोन, मतलब मिनरल से जो बोन्स की पोर होते हैं उनको भर दिया जाए तो फिर उससे भी उसका डिके स्लो हो जाता है। रिप्लेसमेंट, ओरिजिनल मटेरियल रिप्लेस विद मिनरल्स। बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको, जो ओरिजिनल मटेरियल्स होते हैं उसको मिनरल से रिप्लेस कर दिया जाता है। कार्बोनाइजेशन लीव्स अ कार्बन फिल्म स्पेशली फॉर प्लांट। अब बेसिकली कार्बन रहेगा तो फिर जैसे ऑक्सीजन की तो सप्लाई वहां से हट जाएगी, ठीक है। और इसका ना देखो एक वो भी होता है कि अगर आपको पता लगाना होता है ना कि किसी एरिया के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, तो वहाँ पे आप अगर लाइट मतलब माचिस भी जलाओगे ना, तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तो वो करेगी, मतलब बर्न करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबस्चन होता है। लेकिन अगर वहाँ पे कार्बन है तो वो बर्न नहीं करता। तो इसी तरीके से कार्बन रहता है तो वो मतलब जो प्रोसेस होती है ना उसको स्लो डाउन कर देता है। तो एक कार्बन की फिल्म रखी जाती है, और बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ना कार्बनाइजेशन, ये प्लांट्स के उसके लिए यूज होता है फॉसिलाइजेशन के लिए। एम्बर प्रिजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड इन ट्री रेजिन्स। ट्री रेजिन्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट मतलब ट्रैप कर दिया जाता है या प्रोटेक्टेड लेयर लगा दी जाती है, इसको कहा जाता है एम्बर प्रिजर्वेशन। फ्रीजिंग एंड डेसिक्नेशन, होल बॉडी प्रिजर्व, ठीक है, रेयर। ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये बेसिकली ना अभी के टाइम में थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। डेथ बॉडीज़ को लेके जाया जाता है ना, तो देखना उनको ना ऐसे मतलब एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे बॉडी डिके होना ना शुरू हो जाए। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं, एक होता है बॉडी फॉसिल्स और एक होता है ट्रेस फॉसिल्स दैट आर फुटप्रिंट्स। ट्रेस फॉसिल्स क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स, बरोज, ठीक है, फिशेस,
पोलाइट्स और बॉडी फॉसिल्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी से मिलते हैं, जैसे बोन, टीथ एंड शेल्स। इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन एवोल्यूशन। अब देखो फॉसिल्स का ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या रोल है कि फॉसिल्स हेल्प टू आइडेंटिफाई स्पीशीज, ट्रैक चेंजेस इन एनाटॉमी एंड understand geographical distribution, provide insight into diet, behavior, and environmental adaptation, enable scientists to construct the evolutionary timeline. सो बेसिकली देखो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा स्पीशीज कौन सी थी और हमारे एनाटॉमी में क्या चेंज आया, जिससे ह्यूमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में उनके चिन्ह नहीं होते थे, और जो ये फोरहेड होते थे छोटे होते थे, और देखो हमारे तो चिन्ह भी होते हैं होमो सेपियंस के, तो बेसिकली इसी से तो हम कर पा रहे हैं। अगर उनके फॉसिल्स नहीं बचे होते तो कैसे पता चलता आप लोगों को। और ये मतलब बिहेवियर और इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन के बारे में भी बताते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में उनके फॉसिल्स मिले, तो उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कोई किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहे होंगे, और ये एवोल्यूशनरी जो टाइमलाइन है उसको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। चैलेंजेस क्या आते हैं फॉसिलाइजेशन में, नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स बिकम फॉसिल्स। देखो कुछ डिके भी हो जाते हैं, बहुत रेयर ही बन पाते हैं, वरना अगर सब बन गए होते ना तो बहुत बड़ी टाइमलाइन मिल गई होती है। एक fossils may be damaged or lost due to erosion, tectonic activity और human interventions। अब क्या पता किसी ह्यूमन ने इंटरवेंट किया हो, मतलब खुदाई वगैरह करी हो, तो वो एक्सपोज हो गया होगा एयर वगैरह से, या फिर किसी एनिमल वगैरह ने उसके बोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा बेसिकली। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो अर्थ के इनर लेयर्स के अंदर मूवमेंट आता है, उससे हो सकता है, या तो लॉस्ट हो गए हो इरोजन की वजह से, और किसी वजह से डैमेज हो गए होंगे। फॉसिल्स रिकॉर्ड आर ओफन फ्रेगमेंट्री एंड इनकम्प्लीट। हर बार ये कंप्लीट नहीं मिलते और फ्रेगमेंट्स में ही मिलते हैं, केवल टुकड़ों में मिलते हैं, और उनसे ही हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। फॉसिल और कंक्लूजन है इसका, फॉसिलाइजेशन इज द गेटवे टू आवर प्री हिस्टोरिकल पास्ट। Despite their limitations, the study of fossils remains the backbone of understanding human evolution. Through the careful examination of fossils remains, scientists reconstruct the story of how humans evolved, adapt and spread across the globe. तो इसके साथ ही दोस्तों देखो आपका आंसर खत्म होता है, और कंक्लूजन में बेसिकली यही लिखना होता है जो आप ये ऊपर से लिखते हुए आए हो ना, इसी को कंक्लूजन में ऐड कर दिया करो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करो। आई नीड योर सपोर्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।